वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का डैन द डैन के एपिसोड नंबर 2 में। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैं ब्लिस के सीजन 2 पर काम कर रहा था, इसलिए टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए दिल से सॉरी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। और अब हमें पता चलता है कि ओकारुन का असली नाम केन टाकाकुरा होता है, जो कि मोमो की फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम होता है। और मोमो अपना फ्यूचर पार्टनर केन टाकाकुरा जैसे ही कोई लड़का चाहती है। और ओकारुन का नाम सुनकर मोमो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ओकारुन का नाम केन टाकाकुरा हो ही नहीं सकता। और ये सुनकर ओकारुन कहता है कि मोमो को यकीन हो या ना हो, केन टाकाकुरा ही उसका असली नाम है। ये सुनकर मोमो सदमे में पहुंच जाती है और वो अपने कानों को बंद कर लेती है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है और उसकी साइकिक पावर हो जाती है, जिससे ओकारुन पर फिर से ग्रैनी का कर्ज हावी हो जाता है। लेकिन मोमो अपने साइकिक पावर का यूज करके ओकारुन को दूर फेंक देती है, जिससे ग्रैनी का कर्ज फिर से शांत हो जाता है। फिर मोमो उन दोनों के बीच एक डील रखती है कि ओकारुन दोबारा अपने मुंह से केन टाकाकुरा का नाम नहीं लेगा और मोमो उसे ओकारुन कह के ही बुलाएगी, क्योंकि अगर ओकारुन मोमो के सामने अपना असली नाम लेगा तो मोमो का ध्यान फिर से हट जाएगी। और इसके बाद क्या होगा ये तो आप लोगों को पता है। अब ओकारुन के पास कोई भी चॉइस नहीं था, तो वो मोमो के इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, जिसे देखकर मोमो कहती है कि अब सूरज निकल चुका है और भूत तो सिर्फ रात में निकलते हैं, तो अब ओकारुन के ऊपर ग्रैनी का कर्ज हावी नहीं होगा। फिर मोमो ओकारुन को अपने घर पर इनवाइट करती है, क्योंकि ओकारुन इन कपड़ों में कोई भूत से कम नहीं लग रहा था। और कुछ देर बाद वो मोमो के घर के पास पहुंच जाते हैं और फिर मोमो ओकारुन से बोलती है कि उसकी दादी लड़कों के मामलों में थोड़े हटके हैं, तो ओकारुन को उसके दादी के सामने थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि जब मोमो पहली बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने घर पर लेके आई थी तो तब उसकी दादी ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। और अब ओकारुन समझ जाता है, और जैसे ही ओकारुन गेट के अंदर कदम रखता है, अचानक से उसके शरीर में लाल कलर का आग लग जाता है और वो जलने लगता है। ये देखकर मोमो तुरंत ही अपने पावर से ओकारुन को उठाकर सामने की नदी में फेंक देती है, जिससे ओकारुन का आग बुझ जाता है। और ये देखकर मोमो बोलती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक सील बैरियर लगा के रखा है, जिससे बुरी शक्तियाँ उनके घर के अंदर नहीं आ सकती। और क्योंकि ओकारुन श्रापित है तो इस बैरियर के वजह से उसके शरीर में भी आग लग गई। और फिर मोमो उस बैरियर को निकाल देती है और ओकारुन को अंदर आने को बोलती है। और अगर इस बार भी ओकारुन के शरीर पर आग लगा तो मोमो फिर से उसे पास के नदी में फेंक देगी। फिर ओकारुन डरते हुए गेट के अंदर आता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं होता। अब घर के अंदर आके मोमो अपने दादी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी दादी घर पर नहीं थी। और फिर मोमो ओकारुन को अपने रूम की तरफ ले जाती है और उससे दरवाजे के पीछे ही रहने को बोलती है, क्योंकि मोमो को कपड़े चेंज करने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन दरवाजे को बंद करता है, उसका कर्ज फिर से हावी हो जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जो देखकर मोमो गुस्सा हो जाती है और उसके कर्ज को फिर से शांत करती है। और अब मोमो के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो ओकारुन को अपना सिर पीछे घुमाने को बोलती है और वो अपने कपड़े को चेंज कर लेती है। और अब ओकारुन के कपड़ों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मोमो उसे पहनने के लिए अपने कपड़े देती है। और फिर मोमो ओकारुन से कहती है कि उसका केला टर्बो ग्रैनी ने ले लिया है, इसीलिए वो श्रापित है। और ये सुनकर ओकारुन परेशान हो जाता है और वो चेक करके पाता है कि उसका केला तो सच में गायब है। और ये देखकर ओकारुन शॉक में पड़ जाता है। और ये देखकर मोमो मजाक में बोलती है कि उसे भी देखना है कि उसका केला है या नहीं। और ये सुनकर ओकारुन भड़क जाता है। फिर मोमो कहती है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो दिखाने में क्या शर्म। लेकिन ओकारुन कहता है कि जो भी हो वो नहीं दिखाएगा। और अब ओकारुन मोमो पर गुस्सा हो जाता है और उससे ब्लेम करने लगता है कि ये सब उसी की गलती है, उसी ने वो गुफा में जाने का चैलेंज लिया था, जिसमें मोमो बोलती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि वो ही अपनी फालतू की लेक्चर सुनाने के लिए मोमो के पास आया था। मोमो उसकी बकवास से पक गई थी, तो इसीलिए उसने ये चैलेंज रख दिया था। और ये सुनकर ओकारुन कहता है कि वो हमेशा से एक फ्रेंड चाहता था, और जब मोमो ने उसकी मदद की तो वो मोमो को अपना दोस्त बनाने का मौका गंवाना बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन उन दोनों की सोचने का तरीका अलग है, इसलिए वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। और फिर ओकारुन मोमो से माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से ही मोमो इन सब झमेले में फंसी, और जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। ये सुनकर मोमो ओकारुन से कहती है कि उसकी इन्हीं सब बकवास और बेहुदा बातों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है, वो खुद ही अपने पास आए लोगों को अपने से दूर ढकेलता है। और मोमो कहती है कि मोमो उसे कभी इग्नोर नहीं करेगी और वो दोनों अब से एक अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों मिलकर इस झमेले से निकलेंगे। और ये सुनकर ओकारुन के आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर मोमो कहती है कि उसके बारे में ओकारुन का क्या राय है, जिसपे ओकारुन बोलता है कि मोमो
मोमो बहुत गुस्सैल और घमंडी लड़की है, बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह। ओकारुन के मुंह से अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर मोमो बहुत भड़क जाती है और ओकारुन से लड़ने लगती है। और तभी मोमो की घर की घंटी बजती है, जिसपे ओकारुन कहता है कि शायद मोमो की दादी आ गई है, लेकिन मोमो बोलती है कि ये हो ही नहीं सकता। मोमो ने ये घंटी की आवाज पहली बार सुनी है, क्योंकि मोमो की दादी ने इस घर पर 2 घंटियां लगाई है, एक घंटी इंसानों के लिए और दूसरी घंटी बुरी आत्माओं के लिए। और तभी मोमो को याद आता है कि उसने तो वो गेट वाला बैरियर वहाँ से हटा दिया था और इसके कारण बुरी आत्माएं उनके घर तक पहुँच चुकी है। ये देखकर ओकारुन कहता है कि अब वो दोनों क्या करे, वो तो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन मोमो कहती है कि वो इस बैरियर को फिर से गेट पर लगा देगी, जिससे ये बुरी आत्मा जल जाएगी। और ये सुनकर ओकारुन कहता है कि अगर मोमो ऐसा करेगी तो उस आत्मा के साथ ओकारुन भी जल जाएगा। लेकिन मोमो कहती है कि वो दोनों पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल जाएंगे और ओकारुन समय रहते ही गेट से बाहर निकल जाएगा। फिर मोमो गेट पर ये बैरियर फिर से लगा देगी। लेकिन वो दोनों जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उनके घर के चारों तरफ काला धुआं फैल चुका था और उनके घर के चारों तरफ एक बड़ा गेट बन चुका था, जिससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो चुका था और उनके पास फैली हुई काली धुआं के वजह से मोमो के नाक से खून निकलने लगती है और ओकारुन की हालत भी खराब हो जाती है। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो इन दोनों से कहता है कि वो दोनों बहुत बुरे हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। और ये किस वादे के बारे में बात कर रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और फिर वो मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये दोनों ही इससे बच जाते हैं। और वो मॉन्स्टर फिर से इनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मुझे अपना केला दे दो। और मुझे यहीं पर एक बात समझ नहीं आ रही कि ये सभी बुरे क्रिएटर्स सिर्फ इंसानों के केले के पीछे ही क्यों पड़े हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। फिर मोमो ओकारुन से कहती है कि इन दोनों का सामना ये किस तरीके का भूत के साथ हो गया। लेकिन ओकारुन कहता है कि ये कोई भूत नहीं है, बल्कि एक एलियन है। और इस एलियन को सबसे पहले अमेरिका के फ्लैट्सवुड सिटी में देखा गया था और ये जापान के यामानाशी में भी दिखाई दिया था। और इस एलियन का साइज भी बहुत बड़ा है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत फेमस है। और जहाँ तक ओकारुन को पता है कि एलियंस और भूतों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो दोनों लगभग ही सेम होते हैं। अब मोमो सोचती है कि अगर जल्दी उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वो दोनों इस काले धुएं से ही मारे जाएंगे, जो कि ये एलियन फैला रहा है। और मोमो अपने साइकिक पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो इससे ओकारुन के कर्ज को दबा के रख रही है। और अब इन दोनों के पास कोई भी चॉइस नहीं था। और फिर ओकारुन मोमो से कहता है कि मोमो अपने साइकिक पावर को रोक दे और उसके कर्ज को हावी होने दे, फिर वो इस एलियन को संभाल लेगा। और ये सुनकर मोमो कहती है कि वो पागल तो नहीं हो गया, अगर मोमो ने ऐसा किया तो ओकारुन अपना पूरा कंट्रोल खो देगा। लेकिन ओकारुन कहता है कि ये एक एलियन है और उसे एलियन से डर नहीं लगता। और अब मोमो को उसके बॉडी के कर्ज को कंट्रोल करने के बजाय उसके दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ओकारुन अपना कंट्रोल ना खो दे। लेकिन तभी वो एलियन फिर से उन्हें ढूंढ लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो दोनों फिर से इस एलियन से बच जाते हैं। फिर मोमो ओकारुन से कहती है कि ओकारुन इस बात को जितनी आसानी से कह रहा है, मोमो के लिए ये करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मोमो अपने साइकिक पावर को अभी तक अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखी है, जिससे वो इसकी गारंटी नहीं ले सकती। लेकिन ओकारुन उसे हौसला देके कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मोमो को ये ट्राई करना ही होगा, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मौका नहीं है। और अब मोमो उसकी बात मान जाती है और फुल कंसंट्रेट करके ओकारुन के कर्ज को रिलीज कर देती है और ओकारुन के बॉडी पर रेनी का कर्ज हावी होने लगती है। और तभी वो एलियन इन दोनों के ऊपर एक दमदार अटैक करता है। लेकिन अब तक ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिससे वो मोमो को उठाकर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। और अब ओकारुन का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाता है और उसकी वॉइस भी काफी हद तक चेंज हो जाती है और वो किसी हीरो की तरह बात करने लगता है कि अब उसे बहुत मजा आ रहा है और उसकी पावर भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन वो अभी भी खुद को डिप्रेस फील कर रहा है और उसका दिमाग बहुत शांत हो चुका है। मोमो ओकारुन की बिहेवियर देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती कि ओकारुन आखिर इतना बदल कैसे गया। फिर ओकारुन मोमो से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो एक अजीब लड़का है। यह सुनकर मोमो हैरान होती है, क्योंकि ये लाइन उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी केन टाकाकुरा की होती है। फिर मोमो गुस्से से ओकारुन को कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी फेमस लाइन बोलने की। और तभी वो एलियन आके ओकारुन को अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन की बॉडी अपने आप ही मूव करके वहाँ से हट जाती है और फिर वो अपने दांतों से एलियन की उंगलियों को काट देता है। और ये सब देखकर ओकारुन समझ जाता है कि यही ग्रैनी की असली पावर है। और ओकारुन इतनी स्पीड से वहाँ से हट गया और एलियन के उंगलियों को काट दिया कि मोमो को कुछ दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन तभी ओकारुन अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगता है और तभी वो एलियन ओकारुन को फिर से कुचलने वाला होता है। लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके ओकारुन को वहाँ से हटा देती है और इससे ओकारुन अपने बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लेता है। और वो मोमो से माफी मांग के
कहता है कि जब वो ग्रैनी के कंट्रोल में था तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी के लाखों टुकड़े कर दिए गए हैं, जिससे वो ग्रैनी के कर्ज को अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब ये दोनों समझ नहीं पाते कि वो इस एलियन से आखिर कैसे लड़े। लेकिन तभी मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सूमो रेसलर की तरह बिहेव कर रहा है और सूमो रेसलर की तरह ही लड़ रहा है। और ये देखकर मोमो समझ जाती है कि वो दोनों अगर जैसे तेज से इस एलियन के हाथों को जमीन के साथ टच करवा दे तो फिर ये लोग जीत जाएंगे। और अब ये दोनों प्लान करते हैं कि वो दोनों सबसे पहले इस एलियन के पैरों पर अटैक करेंगे, जिससे वो नीचे गिर जाए। और फिर ओकारो फिर से ग्रैनी के कर्ज पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो दोनों एलियन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ओकारो अपने पावर को यूज करके बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है और मोमो इस मौके का फायदा उठाकर अपने पावर से एलियन को नीचे गिरा देती है, जिससे उस एलियन का एक हाथ जमीन के साथ टच हो जाता है और अचानक से उसका एक हाथ गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो एलियन फिर से अपना पैर रीजनरेट कर लेता है और एक हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार पर फेंक देता है। और ये देखकर ओकारो मोमो से कहता है कि वो उसके पावर को रिलीज कर दे और ग्रैनी को उसके बॉडी पर हावी होने दे, नहीं तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन मोमो इसके बाद भी ओकारो उनके कर्ज को कंट्रोल कर रही थी और फिर वो उस एलियन को चीटर बुलाती है। लेकिन वो एलियन मोमो के ऊपर घूसों की बारिश कर देता है और ये देखकर ओकारो घबरा जाता है और मोमो से भीख मांगता है कि वो उसके पावर को रिलीज कर दे और ग्रैनी को उस पर हावी होने दे, नहीं तो मोमो मारी जाएगी। और उस एलियन ने अब तक इतने घूसे बरसा दिए थे जिससे उस वाल पर एक बड़ा सा छेद हो चुका था। और ये देखकर मोमो कहती है कि ये सब तो उसका प्लान था और अब इस दीवार पर इतना बड़ा छेद हो चुका है कि वो मेन गेट के बाहर आ चुकी है। और तभी मोमो अपने साइकिक पावर से ओकारो को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर वो उस बैरियर को उस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है और जिससे ये दोनों असली दुनिया पर आ जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और दोनों चैन की सांस लेते हैं। लेकिन ओकारो का कर्ज अभी मोमो के पावर के बिना उस पर हावी हो जाता है और क्योंकि मोमो ने अपनी बहुत एनर्जी यूज कर ली थी तो वो बहुत कमजोर हो जाती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे उसकी साइकिक पावर भी बंद हो जाती है। और इसके वजह से ओकारो पर ग्रैनी का कर्ज पूरी तरीके से हावी हो जाता है और वो धीरे धीरे टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और ये कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या ओकारो ग्रैनी के कर्ज को कंट्रोल कर पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।